कीमोथेरेपी के अंदर हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। इंटरवेंशन पढ़ रहे थे हम, नर्सिंग इंटरवेंशन। उसके अंदर हम वोमिटिंग के इंटरवेंशन और डायरिया के इंटरवेंशन पढ़ रहे थे। अब पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा है, कीमोथेरेपी पेशेंट ने यूज में ली है और उसको डायरिया हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेशेंट को लो फाइबर डाइट देंगे। लो फाइबर डाइट देंगे तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है पेशेंट के वो कम होंगे, जिससे पेशेंट को डायरिया नहीं होगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम फ्लेबाइटिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो सकती है क्योंकि हम आईवी थेरेपी से देते हैं और वहाँ पर जो आईवी थेरेपी से जो मेडिसिन चलती है कीमोथेरेपी की, वो वहाँ पर फ्लेबाइटिस कोज कर सकती है। और फ्लेबाइटिस के कारण क्या होता है, पेशेंट में वहाँ पर जो आईवी साइट होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ की वेन के अंदर, और वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग और कूलनेस और हॉटनेस आपको देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टू प्रिवेंट फ्लेबाइटिस, नर्स यूज नी कैम्पेनिंग द साइट ऑफ द इंजरी। हम उसके अंदर क्या करेंगे, आप बार बार जो आईवी साइट है वहाँ पर एक चेंजिंग लगा देंगे, वहाँ पर एक सपोर्ट दे देंगे, जिससे पेशेंट में फ्लेबाइटिस के चांस कम होंगे। और जो आईवी यूज में ले रहे हैं हम, उसको चेंज कर करके उसको जो यूज ड्रग्स है उसको चेंज करके हम देंगे। नेक्स्ट के बाद देखते हैं अवॉइड प्रेगनेंसी बिकॉज कीमोथेरेपिक एजेंट इज टेट्रोजेनिक। जो कीमोथेरेपिक एजेंट है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और वो फीटल के लिए एक टेराटोजन का काम करता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर हमें कीमोथेरेपिक ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाती है और फीटस के लिए ये टेराटोजन का काम करती है और बहुत सारे कंजेनाइटल एनोमली ये पेशेंट के अंदर या जो फीटस है उसके अंदर कंजेनाइटल एनोमली कर सकती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम साइकोसोशियल साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट है। मैंने बताया था आपको जो रिवर्स है, मतलब दोबारा वो ठीक हो जाता है, तो रिवर्सिबल है उसमें एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब मैंने बताया था आपको, पेशेंट का हेयर लॉस हो जाता है क्योंकि जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है वो सेल के जो रिप्लिकेट हो रही है बार बार रैपिडली, वो नई सेल बन रही है, उसको वहाँ पर जाके उस चीज़ को वो सप्रेस कर देती है, जिससे वहाँ पर न्यू सेल की ग्रोथ नहीं हो जाती है। ये काम करती है कीमोथेरेपी ड्रग्स। अब हेयर के अंदर वहाँ पर उन्होंने हेयर की फॉलिकल्स पे या हेयर सेल पे जाके कीमोथेरेपी ड्रग्स ने अपना इफेक्ट दिखाया और वहाँ पर उन्होंने हेयर लॉस कर दिया, और हेयर लेस जो हो जाते हैं बॉडी के अंदर उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया। और एलोपेशिया एक रिवर्सिबल कंडीशन है, ये दोबारा ठीक हो सकती है। उसके बाद इनफर्टिलिटी हो जाती है पेशेंट के अंदर क्योंकि ओवेरी और गोनाड्स वहाँ पर भी सेल का रिप्लिकेशन होता रहता है और कीमोथेरेपी उन जगह पर अपना एक दिखाती है जहाँ पर सेल का रिप्लिकेशन बार बार सेल जो नई सेल है वो बन रही होती है, तो वहाँ पर जाके कीमोथेरेपी ड्रग्स अपना इफेक्ट दिखाती है। जैसे बोन मेरो मैंने बताया आपको, बोन मेरो बताया था, हेयर के फॉलिकल्स बताया, गोनाड्स बताया था, और भी काफ़ी जगह है वहाँ पर ये अपना इफेक्ट करती है। तो जब गोनाड पे अफेक्ट करेगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, स्टेरिलिटी हो सकती है और ये दोबारा इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, कौन कौन सी मेडिसिन है जो एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर आती है। क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है, तो इसके अंदर फर्स्ट आती है एल्किलाइटिंग एजेंट। कौन कौन सी है जो एल्किलाइटिंग एजेंट के अंदर आती है? इसके अंदर आता है सिस्प्लास्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, बस सल्फेन, और उसके बाद बस सल्फेन के बाद आता है मेलफ्लाइन। उसके बाद में क्लोरोम ब्यूसिल आती है, क्लोरामसिल आती है, और ये है एल्किलाइटिंग एजेंट ड्रग्स है जो कैंसर के अंदर यूज में ली जाती है। सिप्लास्टिन आती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड आती है, बस सल्फेन आती है, मेलफ्लाइन आती है, और एक आता है क्लोरामब्यूसिल, ये आती है। एक आती है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक के नाम से आती है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर ABCD यूज में लेते हैं, निमोनिक हम एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक के अंदर निमोनिक यूज में लेते हैं ABCD। ए से होता है हमारा एक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन हमारा ए से होता है, बी से होता है बाइलोमाइसिन, और सी से होता है हमारा मिटोमाइसिन, और डी से होता है डॉक्सीरुबिसिन। ये डॉक्सीरुबिसिन ड्रग्स है जो कॉमनली यूज में आती है, काफ़ी यूज में आती है ये एंटी ट्यूबर एंटीबायोटिक्स के अंदर डॉक्सीरुबिसिन। उसके बाद में ABCD से याद रखना में ए से एसिट्रिनोमाइसिन, बी से बेलोमाइसिन, सी से मिटोमाइसिन, और डी से हमें याद रखना डॉक्सीरुबिसिन। ये एंटी ट्यूबर और एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के अंदर आती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एंटी मेटाबोलाइटिक ड्रग्स, जो कैंसर में काम आती है। एंटी मेटाबोलाइट कौन कौन सी है? इसमें आता है एक मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स है जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ट्रीट करने में काम आती है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने में काम आती है आपकी मेथोट्रेक्सेट। और यहाँ पर यह मेथोट्रेक्सेट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? यह बिलोंग करती है आपकी एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी से बिलोंग करती है आपकी मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट के बाद एक आती है इसके अंदर 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल भी आपकी एंटी मेटाबोलाइटिक है। और 6 मेक्राटोप्यूरिन, ये भी आपकी एंटीबायोटिक के अंदर आती है। एंटीबायोटिक मेटाबोलाइटिक के अंदर भी आती है। नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर आती है आपकी विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन भी काफ़ी मोस्ट मेडिसिन जो कीमोथेरेपी के अंदर यूज में ली जाती है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। विनक्रिस्टिन यूज में ली जाती है, विनब्लास्टिन यूज में जाती है, और एक यूज में रहता है पैसलिस्ट टैक्सल के नाम से आती है, टैक्सल के नाम से, जो यूज में लेते हैं नेचुरल प्रोडक्ट के लिए। विनक्रिस्टिन और टैक्सल दो जो मेडिसिन है वो काफ़ी कॉमनली यूज में आती है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर केमोथेरेपी ड्रग्स के रूप में। इसके अंदर मिससेलियस कौन कौन से होता है? एक हाइड्रोयूरासिल है और एक इमिटिनिब्स। ये भी हम हाइड्रोक्सी यूरिया जो होता है, हाइड्रोक्सी यूरिया, वो भी हम मिससेलियस के रूप में यूज में ले सकते हैं। अब उसके बाद में आता है हार्मोन और इसके एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं जो हम एक तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो हार्मोन और इसका एंटागोनिस्ट में पड़ता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, टोमोक्सिफेन और फ्लूटामाइड, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब एक मेडिसिन थी साइक्लोफॉस्फेमाइड, जो आपने एल्कलाइनिंग के अंदर पढ़ी थी। साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है। तो ऐसा पेशेंट जिसको साइक्लोफॉस्फेमाइड चल रहा है, तो नर्सिंग केयर क्या करना है? नर्सिंग उसके अंदर फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना है। नर्स करेगी उस पेशेंट के फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देगी और क्या करेगी? साइक्लोफॉस्फेमाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस कर सकता है, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस को इंड्यूस यानी प्रिवेंट करने के लिए नर्स क्या करेगी? उसमें फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देगी। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर साइक्लोफॉस्फेमाइड चल रहा है तो उसके साथ हम मैसना प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे पेशेंट को, जिससे पेशेंट को जो सिस्टाइटिस हो जाता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस जो होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन में आता है। यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है वो आपका सिस्टाइटिस कहलाता है। सिस्ट का मतलब होता है ब्लैडर, टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है वो सिस्टाइटिस कहलाता है। और सिस्टाइटिस में यहाँ पर हेमरेज हो रहा है, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपकी सिस्टाइटिस तो है ही, इन्फेक्शन तो है ही, उसके साथ हेमरेज भी हो रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नर्स क्या करेगी? उसके अंदर फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देगी। फ्लूइड इंटेक बढ़ेगा तो हेमरेज वहाँ पर कम होगा। फ्लूइड वहाँ पर जो रिजर्वायर का काम करता है ब्लैडर, फ्लूइड ज़्यादा आएगा और यूरिन की फ्लो इंटेक आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ पर ब्लैडर एक तरीके से इरिगेट हो जाएगा, इरिगेशन का काम करेंगे वहाँ पर। और नेक्स्ट, अगर मेडिसिन हमें ये हम नहीं कर सकते तो नेक्स्ट एक मेडिसिन के साथ हमें साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ हमें क्या देना होता है? मैसना के नाम से मेडिसिन आता है, इंजेक्शन आता है मैसना, उसको इसके साथ मिला के देंगे हम, तो सिस्टाइटिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हो मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट होता है, ये डीएनए सिंथेसिस का काम करता है हमारा। जो मेथो होता है वो डीएनए सिंथेसिस का काम करता है। अब ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के सिंथेसिस को कम करता है मेथोट्रेक्सेट। और जो फोलिक एसिड है उसका काम होता है डीएनए सिंथेसिस, और डीएनए सिंथेसिस डिक्रीज होगा। और डीएनए का काम होता है सेल को ग्रोथ करवाना, न्यू सेल की ग्रोथ करवाना, वो डीएनए करता है। और कैंसर में हमारे क्या हो रहा है? न्यू सेल की ग्रोथ हो रही है, तो हमें क्या करना है? उसको प्रिवेंट करना है, न्यू सेल को सप्रेस करना है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा? मेथोट्रेक्सेट आपके फोलिक एसिड जो विटामिन B9 है उसके सिंथेसिस को कम करेगा। विटामिन B9 का फंक्शन क्या है? ये डीएनए को बनाता है, डीएनए का सिंथेसिस करता है, तो डीएनए सिंथेसिस कम होगा। और डीएनए सिंथेसिस कम होगा तो जो न्यू सेल बन रही थी वो आपकी बनना बंद हो जाएगी। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मेथोट्रेक्सेट कैसे काम करती है? मेथोट्रेक्सेट काम करती है, सबसे पहले इसने फोलिक एसिड के सिंथेसिस को कम किया। फोलिक एसिड आपका डीएनए का सिंथेसिस करता है, और डीएनए का सिंथेसिस कम हो जाएगा अगर फोलिक एसिड कम हो रहा है तो। और डीएनए का काम होता है, डीएनए का फंक्शन होता है न्यू सेल को बढ़ाना। और कैंसर के अंदर क्या हो रहा है? न्यू सेल की ग्रोथ हो रही है। हमने क्या किया? मेथोट्रेक्सेट दिया, विटामिन B9 को सप्रेस किया, विटामिन B9 ने डीएनए को सप्रेस किया, और डीएनए ने न्यू सेल बनाना बंद कर दिया, और हमारा कैंसर ट्रीट हो गया, सही हो गया।
उसके बाद अब यूज़ देखते हैं मेथोट्रेक्सेट की यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। मैंने बताया था आपको पिछले इसमें थोड़ी देर पहले कि इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं और रिमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर भी हम इसको दे सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो आप गायनों के अंदर पढ़ेंगे, इसका इम्प्लांटेशन जो यूट्रस जो होता है इम्प्लांटेशन आउटसाइड हो जाता है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और रिमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, जॉइंट के अंदर एक से ज़्यादा जॉइंट के अंदर अर्थराइटिस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। जो वो मोस्ट कॉमन इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो ए बीटा इमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाइस होता है, मोस्ट कॉमन ये कोज करता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, जो हमारी मेथोट्रेक्सेट है ये आपकी हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है, यानी ये लीवर द्वारा मेटाबोलाइज होती है, इसीलिए ये हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है, यानी आपके लीवर के अंदर ये इन्फेक्शन कर सकती है, लीवर को डैमेज कर सकती है। उसके बाद में ये फोटो सेंसिटिव कर सकती है, आपके आई विजन में दिक्कत कर सकती है इसमें। और उसके बाद में ये क्या करती है, स्किन में रैशेज भी ये कर सकती है। इसलिए सनलाइट के एक्सपोजर से हमें पेशेंट को बचाना होता है अगर पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट चल रही है, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट एक तो इसके यूज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा रेमेटॉइड अर्थराइटिस, और इसका साइड इफेक्ट है हिपेटोटॉक्सिसिटी, दूसरा फोटोसेंसिटिविटी। और इसीलिए हमें पेशेंट को क्या करना है, सन के एक्सपोजर से हमें बचाना है। अब एंटीडोट की बात करें अगर मेथोट्रेक्सेट का, तो मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट हम देंगे फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्यों देंगे, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट ने फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ही कम किया था, इसलिए हम फोलिक एसिड इसका एंटीडोट देंगे। तब हम उसकी जो मेथोट्रेक्सेट है उसकी अगर लोडिंग डोज ज़्यादा डोज अगर चल जाती है, पेशेंट के अंदर हाई डोज हो गई उसकी, तो ओवरडोज को कम करने के लिए हम पेशेंट में मान लो उसकी ज़्यादा उसमें मात्रा हो गई उसमें बॉडी के अंदर मेथोट्रेक्सेट की, या मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो गई, तो उस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर एंटीडोट यूज में लेते हैं। और एंटीडोट का काम होता है टॉक्सिसिटी को कम करना, तो एंटीडोट यूज में लेते हैं फोलिक एसिड। नेक्स्ट में आते हैं सिस्प्लास्टिन। सिस्प्लास्टिन आपकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, इसलिए जब भी पेशेंट को हम सिस्प्लास्टिक देते हैं तो आपको RFT करना होता है, यानी आपको RFT करना होता है। सिस्प्लास्टिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है। और उसके बाद में डॉक्सारुबिसिन ये कार्डियोमायोपैथी करती है, इसलिए इससे पहले हमें ECG पेशेंट का ECG करना होता है। और लास्ट में हमारी आती है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, या फिर मैरो स्पेरिंग ड्रग से ही है आपकी विनक्रिस्टिन जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। उसके बाद में 5 यूरासिल आती है जो हैंड फुट सिंड्रोम करती है, हैंड फुट सिंड्रोम करती है, रेडनेस करती है, रिद्धेमा करती है। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए अगर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, तो वो होता है हमारा टोमोक्सिफेन। ये आपका शॉर्टली रिवीजन था इसके अंदर कीमोथेरेपी के अंदर, इसको शॉर्टली हमने डिस्क्राइब किया है कीमोथेरेपी। और आज आपका कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। और नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा 3rd ईयर के अंदर वो इसके बाद पढ़ाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच।